हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं पेपर 2 कॉमर्स में से ही एक और नया वीडियो जो कि पार्टनरशिप को लेकर। हमने अभी लास्ट में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने आपको पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी। उसी क्वेश्चंस की सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में। तो आइए हम शुरुआत करें आज की वीडियो की। सो कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो की थी हमने बात लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देन हमने अब आज जो बात करेंगे हम एडमिशन के केस में क्या क्या इश्यूज आते हैं। लाइक हमने अब तक सिर्फ ये पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सैक्रिफाइस रेशो। उसके अलावा जैसे हमने शेयरिंग रेशो डिसाइड कर लिया, सेकेंड इशू कम्स गुडविल कि साहब जब नया पार्टनर आएगा तो एट दैट टाइम ओल्ड पार्टनर्स ये चाहेंगे कि हम इतने समय से काम कर रहे हैं तो हमें कुछ गुडविल के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। यानी नए पार्टनर को कैपिटल के साथ साथ कुछ गुडविल का शेयर भी लाना पड़ेगा। तो पहली बात आती है गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैंने एक दो क्वेश्चन लिए गुडविल की कंप्यूटेशन के, जिसके अंदर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा एवरेज मेथड। देखें आप, प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल किसके बेस पे, ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो क्या बोला गया है कि आपको पिछले 5 साल का एवरेज लेना है, प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 5 years के और 3 years परचेज। तो जैसे हमें पता है गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां दे रखा है आपको 3। क्वेश्चन कम्स ये 3 है क्या। इट मीन्स हम नए पार्टनर को ये बोल रहे हैं कि साहब आप जो एक्स्ट्रा मनी फॉर द सेक ऑफ गुडविल दे रहे हो फर्म को, वो आप आने वाले 3 साल में रिकवर कर लोगे। जो पैसा आप हमें दे रहे हो वो 3 साल तक आपका रिकवर हो जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है। एवरेज की बात करते हैं तो सिंपली अगर आपको 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, टोटल कर दे 5 years का, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 85, 95, 90, 175 प्लस 70, 245, 345 एंड 80। आई थिंक इट विल कम 425,000। आप इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से। एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे 5। तो ये एवरेज निकल के आएगा साहब 85,000 एंड 85,000 इंटू जो 3 आप करेंगे इट विल कम 2,55,000। दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। सो पहला जो मेथड था गुडविल कंप्यूटेशन का वो होता है एवरेज के बेसिस पे निकालना। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। सी, राम एंड श्याम दे आर पार्टनर्स इन द फर्म। कैपिटल आपको दे रखी है, ये पैसा राम ने लगाया था 4,80,000, श्याम का कंट्रीब्यूशन कितना है 3,10,000, दोनों ही कैपिटल गिवन है। दे एडमिटेड गणेश, इन्होंने एक थर्ड पार्टनर ले लिया गणेश और उसका शेयर कितना होगा 1/4। टोटल प्रॉफिट का 1/4 गणेश लेगा और वो कितने कैपिटल लेके आ रहा है, दैट इज आल्सो गिवन ₹3 lakhs। नाउ हमें क्या निकालना है कि गणेश गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आएगा। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर हम गुडविल की कंप्यूटेशन की बात करेंगे। तो सिंपल सा वे आप देखें, सिंपल लॉजिक क्या, गणेश की कैपिटल कितनी है 3 lakhs। जो गणेश लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में वो कितने पैसे लेके आ रहा है 3 lakhs अगेंस्ट 1/4 शेयर। यानी गणेश का हिस्सा कितना है सिर्फ 1/4 25%। उसके अगेंस्ट वो कितनी कैपिटल लेके आया है 3 lakhs। तो इसके बेस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। 3 into 4 12 lakhs। भाई गणेश 3 लाख लेके आया जबकि उसका हिस्सा 1/4 है, तो टोटल कैपिटल शुड बी 12 lakhs। पर हमें कैपिटल दे रखी है, हमें कैपिटल पता है राम की है 480, श्याम की है 310,
गणेश की है 3 लाख। अगर हम इनका टोटल कर दें तो ये आएगा आपका 10,90,000। जबकि आपकी कैपिटल, गणेश की कैपिटल के अगर कंपेयर करता हूं तो रिमेनिंग जो डिफरेंस आता है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है उनका टोटल किया वो आ रहा है 1090, जबकि गणेश की कैपिटल के बेस पे हमने टोटल कैपिटलाइजेशन किया तो कैपिटल शुड बी 12 लाख। डिफरेंस किस बात का है? गुडविल का। अब हमसे ये नहीं पूछा टोटल गुडविल कितनी है, ठीक है ना। ऑल्दो आंसर में ये ऑप्शन गिवन है तो इतनी जल्दी मत करना, ये पढ़ना पूछा क्या गया, गणेश का शेयर कितना है। तो 1,10,000 की टोटल गुडविल में से गणेश से हम उम्मीद करेंगे वो लेके आएगा 1/4 आप कंप्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27,500, सिर्फ गणेश का हिस्सा, क्योंकि गुडविल तो उसी को लेके आनी है ना, नया पार्टनर है वो। तो राइट आंसर विल बी द सेकंड वन। आई होप समझ में आई आपको ये बात। चलिए 18 के बाद एक और क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा गुडविल को कंप्यूट करने के नाम पर हमने एवरेज मेथड पढ़ा, हम एक बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, इन दोनों को हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखें आप एग्जांपल। एक फर्म के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 16,000 पर ईयर। करंटली द फर्म इज अर्निंग ₹16,000 पर ईयर एंड इन द सेम बिजनेस, उसी तरह का बिजनेस कोई और भी करेगा तो उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 10% एक्सपेक्टेड है। दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी कमा सकता है। पर फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो गिवन है आपको ₹1,50,000। फर्म की जो लायबिलिटी है वो भी गिवन है आपको 60,000, ठीक है। यानी इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल। पढ़ते हैं हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स गिवन है 150 की, लायबिलिटी गिवन है 60 की, तो टोटल आपकी कैपिटल 90,000, 90K। फिलहाल फर्म की कुल पूंजी कितनी है, 90,000। क्या करना है आपको, गुडविल निकालना है। किसके बेस पे, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यानी पहले निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट होते क्या है, सुपर वर्ड जहां भी आ गया, सुपर प्रॉफिट मीन सुपर मतलब मोर देन नॉर्मल, समथिंग एक्स्ट्रा। हम बचपन में सुनते हैं सुपरमैन। सुपरमैन कौन है कि जो एक आम इंसान काम नहीं कर सकता वो सुपरमैन कर सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने, इसने कहा साहब कोई बिजनेस करेगा तो 10% तो कमा ही लेगा। कोई भी बिजनेस करेगा तो उस तरह के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। 10% ऑन व्हाट, ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है, 90,000। यानी ऑन एन एवरेज इस बिजनेस के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट शुड बी 9,000, बट एक्चुअल प्रॉफिट ही अर्न, फर्म ने कितने पैसे कमा रखे हैं, 16,000। तो हम निकाल सकते हैं फर्म का प्रॉफिट 16, नॉर्मल प्रॉफिट 9, तो ये क्या निकल आया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकाला, एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं आपके, माइनस एवरेज। ठीक है सर, 7,000 आ गया। इसको कैपिटलाइज करना है क्योंकि क्या ये सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी गुडविल की, विच कम्स 70,000। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट। 70,000 will be the right answer. This is the amount of a goodwill by method of capitalization of super profit. तो पहला काम सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 90,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 9, एक्चुअल प्रॉफिट 16, डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर, और सुपर को डिवाइड कर दिया 10% से तो क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें इसी सम के अंदर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर की जगह एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं साहब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया 16 गिवन है आपको, कैपिटलाइज कर दो इसको, यानी कैपिटल शुड बी
16,000 रुपीज मैं कमा रहा हूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर 16,000 कमाता है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 160। बट मेरी कैपिटल कितनी है, मैंने अभी कंप्यूट की, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, मेरी कैपिटल कितनी थी 90। सो द रेस्ट इज माई गुडविल। कंपेयर कर सकते हैं हम कैपिटल टू कैपिटल, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कैपिटल टू कैपिटल भी कंपेयर कर सकते हैं गुडविल निकालने के लिए, या वो कह देगा कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। यहां मैंने किसको किया, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया। चलिए 19th के बाद क्वेश्चन नंबर 20th। यस, गुडविल की कंप्यूटेशन के बाद अब बात आती है गुडविल की एंट्रीज की। तो मैं जितने भी सम ये आपको करवाने जा रहा हूं, मैंने स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया आपके लिए कि हर एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है। तो गुडविल की कंप्यूटेशन के बाद क्वेश्चन आता है कि गुडविल का करेंगे क्या। इससे पहले एक और बात, अगर नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स ने ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में लिखी हुई है, अब आप सोचना कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है और अभी इसमें दो ही पार्टनर काम कर रहे हैं, ए की कैपिटल भी दी जाएगी और बी की कैपिटल भी दी जाएगी, और मान लेते हैं इनका रेशो था 1:1। और इस बैलेंस शीट में यानी बिफोर एंटरिंग द न्यू पार्टनर ऑलरेडी गुडविल के नाम से आपको कुछ पैसा दे रखा है, से 50,000। कहाँ मिलेगा, ऑन द एसेट साइड। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझें कि साहब नए पार्टनर के आने से पहले ए और बी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है विद द ₹50,000, ठीक है। अब यानी कि गुडविल इन्होंने पहले नोट कर रखी है, गुडविल कहाँ शो कर रखी है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हमें सबको पता है गुडविल क्या होती है, एसेट होती है। और ये भी हमें पता है एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, यानी जब ये एंट्री इन्होंने की होगी, कभी ना कभी तो इन्होंने एंट्री की होगी ना, तभी तो यहाँ आया होगा। तो इन्होंने एंट्री अपने टाइम में क्या की होगी, इन्होंने की होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर ये एंट्री हुई होगी हमारे खातों में 50,000 से, तभी तो यहाँ आया होगा, बट नेचुरल है। अब ए और बी की खुद की गुडविल 50,000 थी, आज नया पार्टनर आ गया सी, एंड सपोज दे से कि जी हमारी तो नई गुडविल 1 लाख की है, न्यू गुडविल। सी के आने के टाइम दे से कि हमारी गुडविल अब 1 लाख की हो चुकी है। इसका मतलब है नई गुडविल दे रखी आपको या आपने कंप्यूट कर रखी है। तो पुरानी गुडविल का क्या करें, पुरानी गुडविल यानी कि जो ऑलरेडी अकाउंट्स में शो कर रखी है। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस है काम करने की वो ये है कि हमें सिर्फ नई गुडविल पे काम करना है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो, पहले वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दो। अर्लियर अगर मैं बात करूं ना 15 ईयर्स बैक, जब हम लोग बीकॉम में पढ़ते थे तो बोलते थे गुडविल को रेज कर दो। अब ये वर्ड ही बंद हो गया, गुडविल को रेज करना। पहले ऐसा होता था कि 50 शो कर रहे हैं, 1 लाख आ गई है तो रिमेनिंग 50 का ट्रीटमेंट कर दो। अब ऐसा नहीं होता, अब वो कहते हैं सिंप्लीफाई कर दिया इसको, पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ का मतलब है इसको खाते से बंद कर दो, क्योंकि हम तो नई गुडविल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो राइट ऑफ कैसे करोगे, राइट ऑफ करने का मतलब है इसको यहां से गायब कर देंगे। तो एसेट को ओपन करने के लिए डेबिट करते हैं, तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट की जाएगी। अब क्रेडिट कौन करेगा, यानी मैंने कहा चलो ये लो जी टू गुडविल 50,000 होगी क्रेडिट, डेबिट शो करेंगे। अब में ए और बी दो ही जने थे, उन दोनों ने पुरानी गुडविल को एंजॉय कर रखा है तो उन्हीं से लेंगे हम। तो राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को डेबिट, बी को डेबिट, टू गुडविल। सो सिंपल। तो अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है, पढ़े क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। किसको, एग्जिस्टिंग गुडविल को। तो क्या करेंगे बुक्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स विल बी डेबिट इन ओल्ड रेशो। नए रेशो से क्या कंसर्न है इस चीज का, तो आंसर आएगा बी, पुराने पार्टनर्स को डेबिट कर दो। मैंने कहा पुराने पार्टनर यहां पर कौन है, ए।
बी टू गुडविल, गुडविल वर्ड ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल लिखा हुआ था। सपोज मैंने कहा था इक्वल रेशो है, तो इन दोनों से 25,000 ले लेंगे और गुडविल को राइट ऑफ, लेने का मतलब है इन कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट, When the amount of goodwill is paid privately। चलो अब बात आती है कि चलो पुरानी गुडविल तो अपने राइट ऑफ कर दी, पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी, एंट्री क्या बनी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन अ ओल्ड रेशो। क्लियर? अब बात करते हैं नए गुडविल की। तो नए गुडविल में कितने केस बन सकते हैं, वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट केस ये कहता है साहब नया पार्टनर की मैं गुडविल तो लेके आऊंगा बट प्राइवेटली लेके आऊंगा, नो नीड टू रिकॉर्ड इन द अकाउंट्स। एक नंबर में खातों में नहीं दिखानी है, गुडविल लेके आऊंगा। तो जब वो खुद कह रहा है मैं प्राइवेटली लेके आऊंगा, अकाउंट्स में हम शो नहीं करना चाहते, हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो भैया फिर एंट्री किसकी करोगे आप? यही क्वेश्चन है आपका, पढ़ के देखें आप। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, किसको दे रहा है वो? मैंने अभी एग्जांपल लिया, ए और बी पार्टनर है, सी आ गया, सी कहता है जी मैं गुडविल का पैसा लाऊंगा, कैपिटल भी लेके आऊंगा, पर गुडविल को मैं पर्सनली ए और बी को दे दूंगा, जितना उन्होंने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया होगा उतना मैं उनको दे दूंगा। तो इसका मतलब है, कहता विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, नन ऑफ दिस, नो नीड टू मेक एन एंट्री, क्योंकि वो प्राइवेटली लेके आ रहा है तो एंट्री की बात ही नहीं आती। क्लियर? ओके 21 के बाद 22 पे आते हैं। अब सेकंड केस, अब सी कहता है ए और बी के लिए मैं गुडविल लेके आऊंगा और मैं प्रॉपर अकाउंट्स में लेके आऊंगा, यानी प्राइवेटली नहीं लेके आऊंगा, मैं कैश में लेके आऊंगा। अब क्वेश्चन है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो किसके लिए लेके आ रहा है? ए और बी के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ऑब्वियसली वही लोग एंजॉय करेंगे। किस रेशो में करेंगे? जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा, जिस रेशो में उन्होंने नए पार्टनर के लिए अपना शेयर त्याग दिया होगा, उसी अनुपात में वो उस कैपिटल को, गुडविल को लेना चाहेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ गुडविल विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं, सिंपल मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं, कैश और बैंक विच एवर अकाउंट डेबिट, ये जो पैसा वो लेके आएगा टोटल का मतलब दो चीजें, एक तो वो लेके आएगा कैपिटल, तो यहां मैं लिख दूंगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और जो गुडविल की लाएगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू प्रीमियम। कुछ बुक्स में लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक ही बात है। मान लेते हैं टोटल ही ब्रिंग्स रुपीज 1,50,000। 1,50,000 में से कहता साहब 1 लाख तो मैं इसके लिए लाया हूँ और 50,000 में लाया हूँ गुडविल के लिए। तो क्या किया मैंने, दो अकाउंट क्रिएट किए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा है, प्रीमियम। तो राइट आंसर विल बी द डी, बोथ ए एंड सी। ये क्वेश्चन तो एक सिंपली मैंने फ्रेम किया है, असली मुद्दा है आपको एंट्री बताना। आई होप आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो प्राइवेट का हो गया केस, कैश लेके आता तो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा केस, साहब मैं गुडविल तो लाऊंगा पर मैं कैश में नहीं ला सकता। नया पार्टनर कहता है मैं गुडविल के पैसे तो दूंगा, सॉरी गुडविल तो दूंगा बट कैश नहीं दे सकता, मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको कोई एसेट दे दूंगा, समथिंग इन टर्म्स ऑफ काइंड, नॉट इन द कैश। अब उस केस में हम मना तो नहीं कर सकते भी, चलो कुछ तो लेके आ ही रहा है, कैश नहीं तो एसेट लेके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कहता विच अकाउंट विल बी डेबिट। तो बट ऑब्वियस है एसेट आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट। तो एंट्री में क्या करूंगा, अभी जो मैं एंट्री कर रहा था ना, लाइक मैंने बोला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल वो लेके आ रहा है इस बार 1 लाख। ऑल्दो टोटल हमने मांगा था अभी पिछले एग्जांपल में 1,50,000, क्यों, मैंने कहा था भाई 1 लाख तो क्या है, इसकी कैपिटल ही है, 1 लाख तो कैपिटल ही थी, 50 नहीं आ रहा ना कैश, तो कैश या क्या आ रहा है, एसेट, उस एसेट्स का नाम।
सपोज 50,000 की एसेट आ रही है, क्या लिखेंगे आप यहां? सेम, किस की वजह से आ रही है? प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 50,000 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बात का डिफरेंस आएगा, अगर ये एसेट के रूप में नहीं लेके आता तो कैश लेके आता, कैश लेके आता तो ओल्ड पार्टनर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते थे, वो यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो एसेट है, या तो एसेट को सेल कर रहे हैं, एक अलग बात है। क्लियर? चलिए, थर्ड, इसके बाद एक और केस आता है। सब पहले केस पे उसने पढ़ा कि मैं तो प्राइवेट लेके आऊंगा, हमने कहा कोई एंट्री नहीं करनी। फिर उसने कहा कैश लेके आऊंगा, तो हमने एंट्री कर दी कैश टू प्रीमियम। वो कहता जी कैश नहीं है मेरे पास, एसेट है, एसेट ले लो, तो हमने कहा चलो एसेट टू प्रीमियम। अब कहता जी कुछ नहीं है मेरे पास, है ना। नया पार्टनर कहता है आई एम अनेबल टू पे, कैपिटल दूंगा, गुडविल नहीं दे सकता। अब बात यह आती है कि ओल्ड पार्टनर या तो उसको गुडविल के नाम पे पैसे छोड़ दें, ऐसा तो होता नहीं है, बिजनेस है ये तो हम फॉर द टाइम बीइंग उससे उधार कर लेते हैं। पैसा नहीं छोड़ेंगे, हम उससे पैसा लेंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम एंट्री क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो हम फॉर द टाइम बीइंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री क्या बनेगी, यानी अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, उसके नाम से आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, क्लियर? कोई कैश तो लेके नहीं आया, एसेट तो लेके नहीं आया, तो वो डेबिट तो नहीं हो सकते ना, तो डेबिट क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्रेडिट में क्या आएगा, अगर मैं एंट्री की बात करूं, एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, प्रीम तो नहीं आ सकता, तो यहां पर हम लिख देंगे डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधा उनको आप दे दो। अब ओल्ड पार्टनरों किस रेशो मिलेगा, तो बट नेचुरल है सैक्रिफाइस रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा हम दे देंगे उनको। चलिए, तो ये आपके केस हुए साहब गुडविल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। अब पार्टनरशिप में गुडविल का केस हम कर चुके हैं, गुडविल की कैलकुलेशन है, उसके ट्रीटमेंट है। अब बात आती है एक नए अकाउंट की, उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ये अकाउंट का नाम हम रखते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन होता क्या है, अब मान लेते हैं ए और बी, ये दो लोग पार्टनर थे, इन्होंने फर्म ओपन की थी 2010 में। फॉर एग्जाम्पल 2010 में इन्होंने फर्म स्टार्ट की थी। आज नया पार्टनर आना चाहता है सी, तो पुराने पार्टनर ये चाहेंगे कि अब हमने 10 इयर्स बैक अपनी एसेट्स को परचेज किया था, बिजनेस डेवलप किया था, तब उनकी प्राइस क्या थी और आज क्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो जैसे एसेट्स के रेट बढ़ सकते हैं, हो सकता है लायबिलिटीज का क्लेम भी बढ़ जाए। तो हम नए पार्टनर के आने से पहले अपनी सभी एसेट्स को, अपनी सभी लायबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करेंगे, रिवाइज्ड करेंगे। क्लियर? तो अब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी आइटम हो जो हमारे पास एसेट तो है बट उसको हमने कभी बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या था, अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी किस अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो मैंने अभी आपको बताया, आपकी एसेट्स और आपकी लायबिलिटी दोनों, इनका बढ़ रहा है प्राइस या कम हो रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज आ गई जो आपने अब तक रिकॉर्ड ही नहीं की, ये सारी की सारी एक नए अकाउंट में जाएंगे, उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट? अब इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है। अब हमने पढ़ा रीवैल्यूएशन। सभी रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आई होप आपको पता होगा बेसिक्स। नॉमिनल अकाउंट इसका आंसर होगा, रीजन बीइंग नॉमिनल अकाउंट की नेचर क्या थी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है जी। अब ये इनकम गेन में क्यों बोल रहा हूं, आप देखें
ये मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है साहब, नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट ये क्रेडिट। मान लेते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको एक एसेट दे रखी है, लेट इट बी फिक्स एसेट्स। बैलेंस शीट में प्राइस का था 100 रुपीज, अब इसका प्राइस हो गया 150। अब इसका प्राइस कितना हो गया 150, तो 50 रुपीज बढ़ गया, अप हो गया। तो हम सब पढ़ते हैं एसेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट ₹50 टू रीवैल्यूएशन। और अगर मैं कहूं साहब इसका प्राइस कम हो गया, लेट इट बी 80, 20 रुपीज से रिड्यूस हो गया, तो फिर हमारी एंट्री क्या होती, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹20 टू एसेट्स। क्योंकि हम फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं तो मैं यहां फिक्स लिख दूंगा, फिक्स एसेट्स। इट मींस एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट डेबिट होती है, कम हो रही है तो एसेट कम हो जाएंगी। उसके अगेंस्ट कैश नहीं आया, बैंक नहीं आया, ना मैं बेच रहा हूं ना मैं खरीद रहा हूं, मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूं। क्लियर? तो अब क्या होगा, अगर मैं इसकी ट्रांजेक्शन की बात करूं, एसेट का डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो मैं एंट्री यहां क्या डालूंगा, बाय एसेट्स। और यहां अगर मैंने जो 20 रुपीज के लिखा है टू फिक्स एसेट्स। अब जो मेरा बताने का मकसद क्या था वो ये था, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस है 20 रुपीज का। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये गेन है मेरे को 50 रुपीज का। This is the way how we treat revaluation account as a nominal account. Got it? Liabilities के अपोजिट कर देना, सिंपल सा लॉजिक। एसेट्स की अपोजिट होती है लाइबिलिटीज, वहां प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस लिखा है तो लाइबिलिटीज प्लस। दैट्स इट। क्लियर? एंट्री करके देखना चाहो आप एंट्री कर सकते हो, यही बनेगी इसकी लेजर पोस्टिंग। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसका आंसर हो गया नॉमिनल। इसी से एक और क्वेश्चन लिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कब? एक पार्टनरशिप फर्म की लाइफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनेगा? तो आप देखना, बहुत सिंपल सी बात। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडमिशन। एडमिशन में रीवैल्यूएशन क्यों पढ़ा साहब, कि नया पार्टनर आएगा जी, उसको आज की प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू बुक्स में मान लो 100 रुपए की है, प्रैक्टिकली 500 रुपए की है, तो क्यों दें उसको फालतू? तो हम 100 वाली एसेट को 500 में लेके आएंगे पहले। ठीक है, सेम टाइम यानी सेम क्वेश्चन कब आएगा, जब रिटायरमेंट होगी। नेचुरली बात है, जो पार्टनर रिटायर होके जाएगा वो ये तो कहेगा ना कि मेरे को एसेट में से मेरा शेयर दे दो। अब शेयर देंगे तो बैलेंस शीट में एसेट 100 रुपीज की है, रियल लाइफ में मार्केट वैल्यू 500 रुपीज की है, तो वो तो 500 में से लेगा, तब भी आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको जब उसका हिस्सा देंगे तो भी रिवाइज्ड वैल्यू का हिस्सा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि रीवैल्यूएशन काउंट कब कब बनता है, सब इन तीनों केस में बनता है। Whether it's a time of admission of a new partner or the retirement of an existing partner or the death of an existing partner, इन तीनों केस में रीवैल्यूएशन काउंट की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने अकाउंट बनाने की बात की। मैंने कहा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और वो अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। आपने बनाया, ये डेबिट ये क्रेडिट। मैंने अभी यहाँ पर लिखा सपोज टू फिक्स एसेट 20, और यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो एक कोई भी एसेट है, लेट इट बी बिल्डिंग, वो बढ़ गई सब। सपोज 2 आइटम आ रही है और कुछ नहीं आ रही है, एक एसेट है 20 रुपीज की, कोई भी आइटम हो सकती है वो, आप इसको लिख लीजिए, चलो प्लांट एंड मशीनरी। उसकी वैल्यू कम होगी 20 रुपीज से, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 50 रुपीज से। सपोज ये 2 ही ट्रांजेक्शन हुई है। अब इस अकाउंट को क्लोज करने की बात आती है। एज वी नो डबल एंट्री सिस्टम कहता है साहब खाते बंद कर दें, डिफरेंस यहाँ पर आएगा 30 रुपीज। अब ये 30 क्या है, इज इट प्रॉफिट और लॉस? तो नॉमिनल अकाउंट है साहब, डेबिट में आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ही तो कहलाएगा। 50 रुपीज का गेन हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 20 रुपीज से एसेट की वैल्यू डाउन होगी, तो नेट गेन 30 रुपीज का। अब आप सोचना,
ये 30 रुपीज़ किसके हैं? क्या नया पार्टनर इस पर क्लेम कर सकता है? क्यों करेगा? उसकी मेहनत थोड़ी है। ओल्ड पार्टनर कहेंगे सर हमारी मेहनत से इतने सालों में हमने जो एसेट की रिवाइज हुई वैल्यू उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखें क्या था? बैलेंस ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर किस अकाउंट में डालेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में। तो राइट आंसर विल बी द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप रेशो पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? ओल्ड रेशो। नए पार्टनर का इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो की बात ही नहीं करते हम कि सब उन्हीं का कमाया उन्हीं को दे रहे हैं, दैट्स इट। चलिए 28 के बाद 29, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो? तो अभी मैंने बताया आपको इट्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों? क्योंकि अगेन सेम बात आ गई, नए पार्टनर का इससे कोई भी मतलब उसको कोई कंसर्न नहीं है इन बातों से ना, क्योंकि वो तो आज पार्टनर बना है, आज की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से वो पार्टनर बनेगा। तो 29 के बाद 30 आते हैं। अब एक और कंसेप्ट आता है रीवैल्यूएशन के अंदर, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। अब ये क्या है समझना आप इसको। छोटा सा मैं एग्जांपल फ्रेम करता हूं। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, हमने बनाया था साहब रीवैल्यूएशन अकाउंट, और मैंने कहा था आपको कि सपोज बिल्डिंग की वैल्यू मैंने अप कर दी 50 रुपीज़ से, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मैंने डाउन कर दी 20 रुपीज़ से, तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। और मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, सपोज हैविंग एन इक्वल रेशो, तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आपने इन दोनों को पास कर दिया। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? 30 रुपीज़ का गेन हुआ, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो। अब होता क्या है, अगर आपने ये अकाउंट बना लिया, अगर आपने ये दोनों एंट्री कर दी, दोनों का मतलब है पहले बिल्डिंग को अप कर दिया फिर आपने प्लांट को डाउन कर दिया, तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी 50 रुपए से, और प्लांट की वैल्यू डाउन होके आएगी 20 रुपीज़ से। बट ऑब्वियस है ना, अकाउंट में फर्क तो पड़ेगा। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग में पढ़ते थे हम कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का तो आपने वायलेशन कर दिया, रूल तो आपने तोड़ दिया। उसमें ये कहा गया था जिस रेट पे एसेट परचेज की जाएंगी उसी रेट पे उसको दिखाया जाएगा, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी भी हो जाए। तो हम तो रूल तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, इनफैक्ट कई बार नया पार्टनर भी ये कहता है कि सर आप ना 50 रुपीज़ से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा लेते हो, नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, 50 की वैल्यू 50 रुपीज़ से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों करना है ऐसा? आपको इससे मतलब है ना कि रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट होने वाला था। आप ऐसा करो, रिवैल्यूएशन कर लो, प्रॉफिट निकाल लो, 30 रुपीज़ आ गया, बांट भी लो, ओल्ड रेशो में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट इस एंट्री के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम रिवर्स एंट्री डाल देते हैं। आपने 50 रुपीज़ से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई थी, मैंने ना 50 रुपीज़ से बिल्डिंग को दोबारा कैंसिल कर दिया। आपने प्लांट की वैल्यू 20 रुपीज़ से कम कर दी थी, मैंने 20 रुपीज़ से बढ़ा दी। जस्ट क्रॉस रिवर्स एंट्रीज डाल दी। क्या होगा? बिल्डिंग 50 रुपीज़ से अप होगी, एंट्री होगी बिल्डिंग काउंट डेबिट, है ना, टू रीवैल्यूएशन। अब क्या हो गया? मैं एक वर्ड बनाऊंगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट के दो पार्ट, इसको बोलता हूं फर्स्ट पार्ट, इसको बोलूंगा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम जैसे कर रहे थे, क्या एसेट्स की वैल्यू प्लस हो रही है तो इस तरफ आएंगी, कम हो रही है तो यहां पर आएंगी, प्रॉफिट आएगा तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। किस रेशो मिलेगा? ओल्ड रेशो मिलेगा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, मेमोरेंडम वर्ड ही क्यों आया? मेमोरेंडम का मतलब होता है जस्ट टू रिकॉल, याद रखने के लिए। हिंदी में कहते हैं स्मरणार्थ, याद रखने के लिए सिर्फ कि जब नया पार्टनर आया था तो हमने क्या किया था। ठीक है ना? तो आज की डेट में जो एसेट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है उसको आपने क्रॉस
कैंसिल कर दिया, डिपॉजिट एंट्री डाल दी। ये सेकंड पार्ट हो गया मेमोरेंडम का। इससे क्या होगा, जो 30 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आया था पिछली बार, ये वाला, अब ये 30 रुपीज़ आपका लॉस हो जाएगा, ये बाय में लॉस। अब आप सोचेंगे क्या फ़ायदा हुआ, पहले प्रॉफिट होगा फिर लॉस हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ आपने ये प्रॉफिट किसको दिया, ए और बी को। यहाँ पर ये लॉस कौन भुगतेंगे, ए बी सी, इंक्लूडिंग द न्यू वन। मान लेते हैं अब इनका रेशो इक्वल है, पहले भी इक्वल था अब भी इक्वल है, तो 30 रुपीज़ बियर कौन करेंगे, ए बी सी। आपने क्या किया, पहले ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया, ये वाला। मैंने कहा मान लेते हैं ओल्ड रेशो ये था इक्वल, ओल्ड रेशो में 30 दे दिए इनको, और अब लॉस ले लिया 10 रुपीज़। अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको 5 का बेनिफिट, इसको 5 का बेनिफिट, प्लस प्लस सी को लॉस 10 का। यही हम चाह रहे थे क्या, कि नए पार्टनर की इच्छा ये कहती है कि साहब आप रीवैल्यूएशन कर लो, बट उसका अकाउंट्स में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से मुझे बताओ मेरा हिस्सा कितना है। तो मैं इसको यही कर सकता था, बात को खत्म, कि 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ए और बी कहते हैं ठीक है यार ऐसा करो, आप 1/3 के लिए आ रहे हो ना, आप 10 रुपीज़ हमें दे दो। किस रेशो में दे दो, जिस रेशो में हमने सेक्रीफाइस की है। तो ठीक है साहब ले लो 5 रुपीज़। और अल्टीमेटली यही तो हुआ। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट यही काम कर रहा है, पहले प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर लॉस बना के ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द न्यू रेशो। तो देखा जाए तो क्या हुआ, ओल्ड रेशो ये रहा, न्यू रेशो ये रहा, ओल्ड में से न्यू लेस करेंगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशो। और यही तो हुआ, यही तो हम चाहते हैं। तो आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर उस जो एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू को आपने इन्फ्लेट किया था या घटाया था, उसको आप क्रॉस कैंसिल भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ये एंट्री भी कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक कि आप ना प्रॉफिट निकाल लो, रीवैल्यूएशन पे कितना है, मान लो मैंने कहा 30 रुपीज़ है सर, तो सी जो नया पार्टनर कहता है जी मेरा हिस्सा बताओ कितना, 10 रुपीज़। चलो मैं 10 रुपीज़ देता हूँ किसको, ए और बी को। किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। मान लो वो इक्वल है तो 5 रुपीज़ इनको आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। सो दिस इज द वे हाउ वी डील विद द रीवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या था, द बैलेंस ऑफ, इसको मैं हटाता हूं यहां से, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ द मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट पार्ट। अब देखना क्वेश्चन नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, विच वन, सेकंड पार्ट, ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। याद है पहले वाले में हमने सिर्फ ए और बी को दिया था प्रॉफिट, जो अभी मैंने किया। सेकंड में मैंने वो लॉस बना दिया और मैंने तीनों से ले लिया। तो ये कौन थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ये कौन है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशो। क्लियर। चलिए एक कंसेप्ट हम लास्ट और करेंगे आज, उसको बोलते हैं जीएलपी। अब होता क्या है, एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़े गुडविल की कंप्यूटेशन, आपने पढ़ा रेशो की कैलकुलेशन, आपने पढ़ा गुडविल के मेथड्स का ट्रीटमेंट, फिर हमने पढ़ा रीवैल्यूएशन। एक कंसेप्ट और है, उसको हम बोलते हैं जीएलपी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए और बी, इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। कॉमन क्यों ले ली, क्योंकि फर्म पे करेगी पैसा किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम का। ठीक है, इन दोनों में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से वो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। अब नया पार्टनर आ गया तो क्या करें साहब, पहले वाली पॉलिसी का वन वे की पुरानी पॉलिसी को सरेंडर कर दो, आप छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, और नई पॉलिसी ले लो ए बी सी तीनों की लाइफ के ऊपर, और फर्म दोबारा से पे कर देगी प्रीमियम। पुराने वाला जो आपको बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, वो ए और बी दोनों बियर कर लें। दूसरा तरीका,
क्या आप JLP के अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उसको क्या ट्रीट करते हो आप? दो तरीके होते हैं। एक तो होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। मान लेते हैं इन्होंने पॉलिसी ली 10 लाख की और उसका प्रीमियम बनता है हर साल 20,000। क्वेश्चन ये है कि जो 20,000 पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है इंश्योरेंस कंपनी को अगेंस्ट ऑन द लाइव्स ऑफ A एंड B, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो एक ट्रीटमेंट होता है उसको आप रेवेन्यू खर्चा मान लो, यानी कि हर साल इसको P&L में डाल दो, बात खत्म, सिंपल। अनदर वे होता है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें। तो आप समझते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे P&L में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे बैलेंस शीट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अगर आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो यानी कि बुक्स में कहीं JLP काउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना प्रीमियम आप पे करते हो P&L के डेबिट में लिख के बात खत्म कर देते हो। अब जब नया पार्टनर आ गया उस टाइम हम JLP का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो कहता है साहब देन JLP अकाउंट विल बी डेबिटेड एज, यानी एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर हमारा कंसेप्ट क्या होगा, हम एक एंट्री करेंगे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू A टू B। A और B कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। रेशो कौन सा? ओल्ड। क्या करेंगे? मान लेते हैं इन्होंने, मैंने अभी कहा कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी लिए हुए हो चुके हैं 5 साल। अब नया पार्टनर आ रहा है आज की रेट में C, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे कि सर अगर हम इस पॉलिसी को आज सरेंडर कर दें तो कितना पैसा मिलेगा? सपोज इंश्योरेंस कंपनी से कि हम आपको ना 4 लाख दे सकते हैं, 4 लाख रुपए। ठीक है साहब, दे दो 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए दोनों बांट लेंगे, बात खत्म। तो क्वेश्चन सिंपली ये था कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने माना तो JLP अकाउंट बनाना पड़ेगा। JLP अकाउंट को डेबिट किससे करेंगे? हम करेंगे साहब सरेंडर वैल्यू से। सरेंडर वैल्यू क्या कि आज अगर पॉलिसी को सरेंडर कर दें तो कितना पैसा हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। अब आप सोच रहे होगे अगर मैंने JLP अकाउंट डेबिट कर दिया तो ये तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, बट नेचुरल है एंट्री की है तो अब आएगा। तो अब फिर वही बात मेमोरेंडम वाले की, अगर नया पार्टनर चाहे कि चलो जी पॉलिसी तो आपने ले ही रखी है, प्रीमियम आप 5 साल से पे कर ही रहे हो, आज भी कर देंगे, मेरा भी हिस्सा डाल लो उसी में, तो भैया फिर आज तक जो भरा उसका क्या? तो कहता है जी आज तक जो आपने पे किया उसकी सरेंडर वैल्यू पता कर लो कितनी है, कि साहब 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के 2 हिस्से कर लो, तुम बांट लो। अब क्या करेंगे, मैं मेरा हिस्सा आपको दे दूंगा। तो हम A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू JLP, ये लो जी, ये 4 लाख रुपए से खाता बंद कर दो JLP टू JLP। अब इसको क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स और रेशो कौन सा? अगेन न्यू वन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने A को 2 लाख से क्रेडिट किया, फिर आपने A को डेबिट किया, तो बट नेचुरल है 2 लाख से तो नहीं होगा। तो बात वही आएगी कि जितना सेक्रीफाइस किया है A और B ने वो हिस्सा कौन दे रहा है? C, नया पार्टनर दे रहा है अगेंस्ट JLP, अगर वो JLP अकाउंट को खातों में नहीं लाना चाहता तो। क्लियर? तो ये जो कंसेप्ट है, ओके सॉरी वन मोर थिंग, अगर ये क्वेश्चन था JLP को आपने क्या माना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू की जगह आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब क्या है कि वो हर साल पहले ही बैलेंस शीट में आ रहा है सरेंडर वैल्यू पे, तो इस एंट्री की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती। क्लियर? तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं मैंने आपको सभी बताने की कोशिश की है एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एंड उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, आप इसको समझेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ आप अपने हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के सीक्वेंस में नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच।